हेलो ज्ञान आर्मी। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी हिस्ट्री की। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि कैसे और क्यों उस समय के मुस्लिम शासकों ने भारत महाद्वीप पर अटैक किया था। तो जैसा कि हम जानते हैं, आज का जो ईरान वाला एरिया है वो उस टाइम पे फारस के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और इसी फारस का हर एक जैसे प्रांत होते हैं, ये फारस एक तरह से प्रांत था और इसी फारस प्रांत का एक खलीफा था। जैसे खलीफा होते हैं मुस्लिमों में, एक तरह से गुरु मान सकते हैं आप। खलीफा उसका नाम था अल हजाज। ठीक है। तो ये जो अल हजाज था, पहले मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ भारत का। ये हमारा प्यारा भारत है। ये अपना श्रीलंका है। ठीक है। यहाँ पे पाक स्ट्रेट है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ईरान वाला जो एरिया है या फिर फारस जो है, एक मरुस्थल है। वहाँ पे आपका कृषि नहीं होती है और पुराने ज़माने में कृषि ही, जहाँ जहाँ कृषि होती है वो देश संपन्न होते थे। जैसे जो हमारा भारत है वो एक कृषि प्रधान देश था। तो कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारा भारत काफ़ी ज़्यादा संपन्न था। तो जिसकी वजह से कई लोगों की नज़र उस पर गड़ी हुई थी। किंतु यहाँ एक टर्निंग पॉइंट ये है कि भारत काफ़ी संपन्न था, जिसके कारण से यहाँ के राजा महाराजा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। इसीलिए आप देख सकते हैं, सम्राट अशोक हो चाहे जितने भी राजा थे, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और उनका रीजन काफ़ी बड़ा था। अफगानिस्तान से लेके काफ़ी बड़ा रीजन था। इसीलिए किसी ने अभी तक भारत के ऊपर अटैक नहीं किया था, खास करके मुस्लिम शासकों ने। तो अब जो है फारस के एरिया में, फारस वाले इलाके में पड़ती आती है तंगी। वहाँ के लोग संपन्न नहीं होते। वहाँ के लोग एक तरह से कह सकते हैं बंजारा ज़िंदगी जीते थे। तो ये जो अल हजाज है, ये अपना अटैक स्टार्ट करता है, क्या नाम है, श्रीलंका के पर। तो वहाँ श्रीलंका पे अटैक करता है और श्रीलंका को एक तरह से हरा देता है। तो श्रीलंका से एक डील होती है कि आप हमें कुछ टैक्स के रूप में आप हमें मोती सेंड करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ये वाला जो पाक स्ट्रेट वाला जो रीजन है या फिर गल्फ ऑफ मन्नार भी कह सकते हैं, यहाँ पे मोतियों का बहुत ज़्यादा हमें भंडार मिलता है। तो अब ये जो मोती यहाँ से अब जाते थे, ये लोग हार गए थे श्रीलंका वाले। तो मगर असली इनका मोटिव तो एक तरह से इंडिया पे भी अटैक करना था, किंतु इंडिया बहुत ताकतवर था तो इन्होंने यहाँ पे श्रीलंका पे अटैक किया। श्रीलंका को उस टाइम बोलते थे सिलोन, सिलोन बोला जाता था। तो सिलोन हार चुका था। अल हजाज अपना धीरे धीरे अपने पारस वाले रीजन को संपन्न कर रहा था। एक बार क्या होता है, यहाँ से कई सारी नाव जाती है ईरान वाले इलाके के लिए। ये समझ लीजिए हमारा ईरान वाला इलाका है। ठीक है। तो यहाँ के कुछ जनजाति, लुटेरे जनजाति होते हैं, यहाँ पे इस नाव को पकड़ लेते हैं और उसे लूट लेते हैं। अब इन्हें लगता है, ये बात अल हजाज को पता थी कि ये हमारे ही जनजाति वालों ने लूटा है, किंतु इनको एक अटैक प्लान करना था कि हम और ज़्यादा ले सकें। ये हमारा सिंध प्रांत है उस टाइम, ये यहाँ पे समझ लीजिए सिंध था। और सिंध के राजा हुआ करते थे दाहिर।
दाहिर राजा थे सिंध के। तो अल हजाज क्या कहता है, कहता है कि ये जो अटैक है ये दाहिर ने करवाया है और हमारे सारे मोतियों को लूट लिया है, और ये फरमान भिजवाता है राजा दाहिर के पास कि आपने ये जो हरकत की है आप हमें इसका हर्जाना देंगे 10 गुना। राजा दाहिर सीधे सीधे डिनाई कर देते हैं कि ये हम नहीं किए हैं, क्योंकि हमारा रीजन आप जितना मांग रहे हैं उससे कई ज़्यादा संपन्न है, हम तो इतना तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लगा देते हैं। तो ये बात खटक जाती है अल हजाज को। तो अल हजाज अपने एक कमांडर जो कि उसका दामाद भी रहता है, और यही नहीं वो उसका दामाद के साथ साथ उसका एक सबसे प्रिय शिष्य भी रहता है, उसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। तो वो मोहम्मद बिन कासिम को बुलाता है और कहता है तुम जाओ अपनी सेना की टुकड़ी लेके सिंध और राजा दाहिर पे हमला करो। मोहम्मद बिन कासिम चूंकि वो शिष्य रहता है इस बात को ठुकरा नहीं सकता था, तो उसने अपनी सेना की टुकड़ी लेके चला गया सिंध पे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो दिन में लड़ाई करते थे और आमने सामने की लड़ाई होती थी। वो यहाँ तक कि अपना डेट बताते थे, जगह बताते थे, और इधर से एक टुकड़ी आती थी, इधर से उनकी टुकड़ी आती थी, दुश्मन की टुकड़ी आती थी, वो दोनों लोग आमने सामने युद्ध होता था कायदे कानून के साथ। किंतु यहाँ जो है बंजारा जिंदगी थी, ये लोग उतने संपन्न नहीं थे, इनके यहाँ कोई कायदा कानून नहीं चलता था। तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने रात के अंधेरे में अटैक प्लान किया और उन्होंने अटैक कर भी दिया। इस अचानक हुए हमले से जो सिंध प्रांत के लोग थे भगदड़ मच गई, सब तीतर बीतर भागने लगे और यहाँ पे राजा दाहिर की हत्या हो जाती है। हत्या क्या कह सकते हैं, एक तरह से राजा दाहिर को मार दिया जाता है, मारे जाते हैं राजा दाहिर। और इन्होंने फिर जो कासिम है ये वहाँ के लोगों के ऊपर उत्पीड़न करता है, और प्लस राजा दाहिर की 2 बेटियां थीं, एक सूर्यवती और एक सोमवती। इन दोनों को ये भिजवा देता है फारस, किडनैप करके क्या उठा करके, ताकि जो अल हजाज है वो अपने हरम में रख सके। यहाँ पे एक और बात सामने आती है कि जो मीर बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, वो यहाँ के लोगों से कहता है या तो तुम मुस्लिम धर्म को अपना लो या फिर तुम जजिया टैक्स दो, जजिया कर। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चलती है कि जो जजिया कर है सबसे पहले भारत में लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम ही था। ये जजिया कर कुछ और नहीं, एक गैर मुस्लिम टैक्स था। यहाँ पे एक और बात जानने वाली है कि एक और टैक्स था या फिर आप कर सकते हैं, उसको कहते हैं जकात, जो कि मुस्लिम लोग दिया करते थे। जकात कर में क्या होता है, मुस्लिमों से लिया जाता था अपने इस्लाम धर्म को का प्रचार प्रसार करने के लिए। और जो इन दोनों के करों में इतना डिफरेंस था, जैसे ये 2 से 4% है ये टैक्स आपका जितनी आमदनी है, तो वहीं ये 8 से 10% था जजिया कर। या तो आप मुसलमान धर्म अपना लीजिए या तो आप जजिया कर दीजिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि
सबसे पहला जो भारत के लोगों के ऊपर कर लगा वो जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम ही था। और फिर यहाँ पे जो दो बेटियां थीं, सूर्यवती और सोमवती, इसको मोहम्मद बिन कासिम ने भिजवा दिया रहता है अपने अल हजाज के पास, जो कि उस समय का खलीफा था, तो हरम में रखने के लिए। तो अल हजाज देखता है तो उसे एक पुत्री भावना उत्पन्न होती है उसके अंदर, क्योंकि अल हजाज के पास भी पुत्रियां थीं, तो वो उससे पुत्री के रूप में देखता है। उससे पहले भी अल हजाज के सामने जब ये सूर्यवती और सोमवती को प्रस्तुत किया जाता है, एक वस्तु की तरफ प्रस्तुत किया जाता है, तब फिर अल हजाज कहता है बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो सूर्यवती और सोमवती कहती हैं कि आप हमारे साथ वैसा ही सुलूक कीजिए जैसा कि एक पिता अपने पुत्री के साथ करता है, क्योंकि आप तो दिखने में हमारे पिता के जैसे ही लगते हैं। और तभी जो अल हजाज है अपने सभी सेनाओं को एक बात कहता है कि इन्हें हमारी पुत्री की तरह ही रखा जाए, हमारे बाकियों पुत्रियों की तरह इनको सब सिखाया जाए, बताया जाए। किंतु जो सोमवती थी और जो सूर्यवती थी वो तो उसको अपने पिता के हत्यारे के रूप में ही देखती थी। तो उन्होंने क्या किया, जैसा कि उन्हें पता था कि ये जो सारा काम है मोहम्मद बिन कासिम ने किया है हमारे पिता राजा दाहिर को मारा है, तो उन्होंने शुरू किया अल हजाज के कान भरने इन द सेंस कि उन्होंने उसके खिलाफ धीरे धीरे भड़काना शुरू किया। और यहाँ पे चूंकि जो अपना मीर मोहम्मद बिन कासिम है ये पहला अटैकर हुआ जो कि वहाँ भारत पे अटैक करता है और जीतता है, इसका जो गर्व है 7वें आसमान पे था। ये अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर मानने लगा था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ अल हजाज के आँखों में खटकती थी। वो ये देख सकता था कि मोहम्मद बिन कासिम जो है कैसे उसका परिवर्तन हो रहा है, कितना से जल्दी वो अगला खलीफा बने, वो कितना उत्सुक है। और वो तो पहले से ही उसका दामाद भी था, कमांडर भी था, स्टूडेंट भी था, किंतु उसने जो जीतने के बाद सिंध पे आक्रमण करके जीतने के बाद जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया ये अल हजाज को पसंद नहीं आया। तो अल हजाज और ऊपर से सूर्यवती और सोमवती अपना उसके खिलाफ बताती भी थी। तो एक दिन इसी तरह बात चल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा सोचने विचारने के बाद अपना अल हजाज एक फ़ैसला लेता है कि अब कासिम का चैप्टर क्लोज किया जाए। तो ये अपने राज दरबार में बुलाता है, बिना कुछ कहे कासिम की गर्दन उड़ा देता है और यहीं से कासिम का खेल ख़त्म हो जाता है। और जो सबसे पहले अटैक किया था कासिम ने 1712 एडी में इसका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आप देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए कि ये अटैक हुआ क्यों हुआ यहाँ सिलोन से, क्योंकि ये लोग ले जाते थे पर्ल यानी कि मोती मिलती है, और ये मोती को चुरा लिया यहाँ के कुछ आदिवासी लुटेरों ने। ये जानते हुए कि अल हजाज ये जानता था कि यहाँ के आदिवासी लुटेरों ने ही इसे चुराया है, फिर भी उसे और लालच हुआ कि हाँ, भारत इतना ज़्यादा संपन्न है, हम इनके यहाँ से क्यों नहीं लूटें,
हमें तो एक बहाना चाहिए लड़ने का। तो उसने बिन कासिम को भेजा। बिन कासिम ने अटैक किया, वहाँ के राजा दाहिर को हराया। राजा दाहिर को हराने के बाद वहाँ पे जजिया टैक्स लगाया, जकात टैक्स लगाया। जो लोग मान गए कि हाँ मुस्लिम धर्म अपना लेंगे तो उनके ऊपर जकात लगा, और जो लोग नहीं माने उनके ऊपर जजिया लगा। और फिर वहाँ उनकी दोनों बेटियाँ सोमवती और सूर्यवती को भेज दिया, और फिर सोमवती सूर्यवती अपना काम की और अपने पिता का बदला ले ली। तो यही था आज के चैप्टर में। और ये जो बातें हैं ये मैं कहीं और से नहीं, ये सारी बातें चचनामा नामक किताब में लिखी हुई हैं। और इस किताब को लिखने वाला पता नहीं कौन पगला था, अभी तक उसका पता ही नहीं, वो अपना नाम ही नहीं लिखा। ये चचनामा जो किताब है किसने लिखा, कब लिखा, इतना डेट नहीं पता है। कार्बन डेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो वही अपना 725 यही आता है डेट। मगर ये सारी जो कर्म हुआ इतना लंबा, भारत के ऊपर अटैक पहला कैसे हुआ, ये सारा चचनामा किताब में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप जाने होंगे कैसे पहला भारत के ऊपर अटैक और किस लिए हुआ, आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।